दीदी और दादा वाली सियासत। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। शनिवार को टीएमसी को दिनेश त्रिवेदी के रूप में एक और बड़ा झटका लगा है। त्रिवेदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने बीजेपी ज्वाइन की। इससे पहले भी बीजेपी टीएमसी के कई झटके दे चुकी है। इसके अलावा माना जा रहा है कि क्रिकेटर सौरव गांगुली और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें पश्चिम बंगाल में दादा कहा जाता है और वैसे भी इनको दादा के नाम से पुकारा जाता है, जल्द बीजेपी के हो सकते हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल का मुकाबला दिलचस्प और कड़ा होता जा रहा है। वहीं शुक्रवार को टीएमसी उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, उसमें ममता बनर्जी ने सबको चौंकाया है। हमेशा अपने गढ़ भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाली ममता इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी लगातार कहती आई है, दीदी नंदीग्राम से चुनाव लड़कर बताएं। दीदी ने ऐसा कर दिया। उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हो सकता है, जो टीएमसी से ही बीजेपी में आए हैं। हालांकि पार्टी ने अभी इसका ऐलान नहीं किया है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में मुकाबला दिलचस्प और कड़ा साफ दिख रहा है। आज इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम चरम पर आता जा रहा है। जैसा कि सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है और दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। एक दशक से पश्चिम बंगाल में राज कर रही ममता बनर्जी के लिए इस बार चुनाव की वैतरणी पार करना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह ताल ठोकी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव इस दफा आर पार के हैं। दूसरा, कई टीएमसी के नेताओं का ममता दीदी से मोहभंग भी हुआ है। उसके बाद टीएमसी के सामने चुनौती बीजेपी ही नहीं, अपने भी बने हुए हैं। दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी में आना टीएमसी को एक और डेंट दे गया। यही वजह है कि बीजेपी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। और तो और पश्चिम बंगाल में अभी तक दीदी ही नजर आती थी, लेकिन बीजेपी अब दो दादा को मैदान में लाने की तैयारी में है। एक सौरव गांगुली और दूसरे मिथुन चक्रवर्ती। यानी एक तरह से इस दफा चुनाव में दीदी और दादा वाली सियासत भी पश्चिम बंगाल में नजर आ सकती है। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की तरफ से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। When I talk about Dinesh Trivedi ji, I always say, and I always used to say, that he is a right person in the wrong party. वो एक अच्छे व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व एक गलत पार्टी में है, और ये वह भी महसूस करते थे। आज उनको जब हम शामिल कर रहे हैं तो मुझे खुशी भी हो रही है कि नाउ द राइट पर्सन इज इन द राइट पार्टी। देखिए, अभी सिर्फ दो ही लोग रहेंगे वहाँ, प्रधानमंत्री जो हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी और जनता। जो भी आएगा जनता में, अगर मिथुन चक्रवर्ती पे आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। डर गई है ममता जी। पिछली बार अल्पसंख्यकों को 57 टिकट दिए थे, 57, इस बार 42 दिए। बहरहाल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुनावी महासंग्राम में हुंकार भर दी है और खुद वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। पहले कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी 2 जगह से चुनाव लड़ सकती हैं। बहरहाल नंदीग्राम में उनका मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से होगा। इधर लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और नए बने इंडियन सेकुलर फ्रंट ने भी उन निर्वाचन क्षेत्रों का ऐलान कर दिया है जहां से उन्हें चुनाव लड़ना है। अब बारी बीजेपी की है और किस सीट पर किसे लड़ाना है, ये मौका भी बीजेपी के पास है। देखिए आगे आगे होता है क्या। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो इस वक्त का ताज़ा अपडेट हम आपको दिए देते हैं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची पश्चिम बंगाल के लिए जारी कर दी है। 56 नामों की पहली सूची है और जिस नाम का जिक्र हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है, और ऐसा ही हुआ। नंदीग्राम से बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि अब तस्वीर साफ है कि ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार होंगे।
दीदी और दादा वाली सियासत पर चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा जो आज इस डिबेट में, जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो मेहमान हम अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हैं। सूर्यकांत जी, स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया जी। ब्रजगोपाल जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और जिस तरह से सूची आज अभी जो सामने आई है 56 नामों की, पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने जो सूची जारी की है, शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से उतारा है। जो आपकी एक स्ट्रेटजी थी नंदीग्राम को लेकर, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को ही बाय बाय कहकर बीजेपी में आए थे, क्या कहेंगे? राजेश जी, आपने ये आवाज पहुंच रही है लोहिया जी? हाँ, मेरे पास आवाज पहुंचती है, मैंने आपकी बात जी। देखिए राजेश जी, भारतीय जनता में जो भगदड़ मची है, का प्रतीक है कि आने वाले समय में जब 2 मई को मतगणना होगी तब भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी। आज आपने एक बात पे और गौर किया, जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी 15 मिनट पहले जो सूची जारी की है उसमें ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है शुभेंदु अधिकारी जी का। और शुभेंदु अधिकारी जी वहां ममता बनर्जी के खिलाफ न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि अभी आपसे कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को भी जीतेगी जहां ममता बनर्जी खुद लड़ रही है। दूसरी बात, मैं अपनी रिपोर्ट में भी अभी दिखाया कि वहां चुनाव, दरअसल आप देखिए कि ममता जी कहां खड़ी हैं। वही ममता जी जिन 57 उम्मीदवार मुस्लिम चेहरे लड़ाई थे पिछली बार, वो इस बार 42 पर आती, ये वही ममता जी हैं। वहां परिवर्तन दिखाई दे रहा है और ये वो परिवर्तन है जिसकी आहट ने ही ममता जी में घबराहट पैदा की है। आज भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, जो पार्टी 2016 में वहां केवल 2 सीट जीती थी विधानसभा की, वो पार्टी आज सरकार बनाने में और सारे दल मिलकर उसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो परिश्रम किया है वो आज वहां दिखाई दे रहा है। और जो कांग्रेस पूरे देश भर में धर्मनिरपेक्षता की बात करती घूम रही थी, वो एक फुरफुरा की दरगाह के पीर ज्यादा उसके भरोसे में वहां खड़ी है। 30 सीट उन्हें अपने हिस्से से लेफ्ट दे चुका है। जो लेफ्ट और कांग्रेस चुनाव में केरल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वही लेफ्ट और कांग्रेस केवल हमारे भय से पश्चिम बंगाल में एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है जो जमीन पर भी दिखाई दे रही है। और जितनी दहशत जो राजनेता है, जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, उनके चेहरों पर भी और उनके दिलों पर भी, दोनों पर दिखाई दे रही है राजनीति। चलिए, सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में है। सूर्यकांत जी, क्या कहेंगे? लंबे समय से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को टारगेट किया और मुझे लगता है कि 2016 के बाद से लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी ने तमाम तरह की स्ट्रेटजी, रणनीति उसको लेकर बनाई। लंबे समय से यह भी रणनीति थी कि जो कमजोर कड़ी है टीएमसी की, उसको भी टारगेट किया जाए। और हमने देखा धीरे धीरे कई टीएमसी के दिग्गज नेता बीजेपी में आए और आज जिस तरह से एक बड़ा झटका टीएमसी को दिनेश त्रिवेदी को लेकर, हालांकि तभी ये लगभग क्लियर हो चुका था जब राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब कहा जा रहा है कि जो दोनों दादा हैं, मिथुन चक्रवर्ती जिन्हें दादा कहते हैं और सौरभ गांगुली उन्हें दादा कहते हैं, अब उस पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की निगाह है, नजर है। और ये माना जा रहा है कि शायद पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं, उनके सामने ये दोनों दिग्गज भी आ जाएंगे। तो क्या जिस स्ट्रेटेजी के लिए काम किया बीजेपी ने, उस पर लगातार अब वो दिख रहा है? देखिए राजेश जी, भाजपा ने बहुत पहले बंगाल चुनाव पर पूरा का पूरा फोकस कर रखा था और यही वजह है, आपने ध्यान दिया है और देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और वो पूरा का पूरा समय वहां का परिवार मिलने से लेके आज तक पश्चिम बंगाल में गुजार रहे हैं। और उनके साथ साथ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बैकअप देने का काम कर रहा है लगातार। और खास बात यह है
2 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे, परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा की रणनीति, भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा तो करनी ही होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं का जो रुझान रहा है अब तक, वो रुझान देखने से अपने आप पता लगता है कि पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस की सरकार, उसके बाद करीब 2.5 दशक तक वाम दलों की सरकार और बीते 10 सालों से ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार रही है। पश्चिम बंगाल की मतदाताओं का जो रुझान होता है वो बड़ा स्पष्ट होता है। या तो वो आपको सरकार में जब लाते हैं तो पूरी तरह से लाते हैं, और जब सरकार से बाहर करते हैं तो आपको पूरी तरह से बाहर करते हैं, और उसकी जगह जिस दल को जीत दिलाते हैं उस दल को पूरे बहुमत के साथ मतदान करते हैं और उसकी सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप इस बार देखें जिस तरह से माहौल वहां का अभी बना हुआ है, उससे लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में की जनता ने तय कर लिया हो कि वो ममता दीदी की सरकार को बदल कर रहे हैं। दूसरा, ममता दीदी के बारे में भी यह कहूंगा कि वो उनकी संघर्षशीलता, उनके ना हार मानने वाली जो उनकी इच्छा शक्ति है वो भी प्रशंसनीय है। ममता बनर्जी अकेली ऐसी नेता है जिन्होंने वाम दलों के 2.5 दशक की सरकार को बदलने के लिए अकेले संघर्ष किया और उस संघर्ष को जीत में बदलकर दिखाया है। तो ऐसा नहीं है, इस बार पश्चिम बंगाल में बेहद रोचक और कड़ा मुकाबला होने वाला है, और जिसकी बानगी अभी से दिखना शुरू हो गई है। चलिए, बानगी दिखना शुरू हो गई है, रोचक और कड़ा मुकाबला, जिस तरह से सूर्यकांत जी कह रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब भी जुड़ गए हैं। स्वागत करता हूं राकेश जी आपका। नमस्कार, और नमस्ते। और सीधा सवाल आपका कि अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है और जो कुछ दिख रहा है कि बीजेपी लगातार वहां पर मजबूत होती जा रही है, एक वो जिसको लेकर स्ट्रेटजी बनाई थी, या फिर जिस तरह से टीएमसी के टूट कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस कहां पाती है अपने आप को इस चुनाव में राकेश जी? हालांकि अभी आपने गठबंधन भी किया है। मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस वहाँ कमजोर स्थिति में है जी, और वाम दलों से और एक अन्य पार्टी से उनकी गठबंधन हुआ है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी और सफलता की ओर जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसको देश ने किस तरीके से कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये साफ दिखता है कि एक तो उनके पास कैंडिडेट खुद के नहीं, दूसरे के घर से उठा के लड़कों को ला रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं। अपने यहाँ कोई इतना डेवलपमेंट किसी का किया नहीं है जो वहाँ चुनाव लड़ने लायक हो, और भारतीय जनता पार्टी का है भी नहीं वहाँ पे कुछ, सिवाय सांप्रदायिकता के, सिवाय जातवाद के, सिवाय एक धर्म अंधत्व के आधार पर वहाँ वोट लेने की जो कोशिश की जा रही है। और एक तरीके से केंद्रीय जितनी भी एजेंसियां हैं, पहले वहां पर सीबीआई भेजी, अन्य कोई लोगों को भेजा, और एक दबाव बनाने की जो टैक्टिस है भारतीय जनता पार्टी की, इनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन ये 100% ये दक्षिणपंथी लोग हैं, और ये किसी भी तरीके से कैसे भी ये सत्ता हथियाने में माहिर हैं। अब चाहे सौरभ गांगुली हो, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो, क्योंकि ये नाम वो ढूंढते हैं हर राज्य में, और उनके पास चूंकि खुद का व्यक्तित्व है नहीं। अच्छा, ऐसे प्रकांड हमने पंडित भी नहीं देखे कि अमित शाह जैसे जो मध्य प्रदेश में आए ये कह दें 29 में से 28 जीतेंगे, राजस्थान में जाएं ये कह दें कि 25 में से 25 जीतेंगे, और अब बंगाल का कह दिया उन्होंने कि हम 200 से पार होंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी सेटिंग है, बहुत जोरदार इनकी ईवीएम पे पकड़ है, और इनको और पूरी केंद्रीय जितनी एजेंसियां हैं उनके सहारे ये लोग चुनाव लड़ते हैं और लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। नहीं, लेकिन राकेश जी, बीजेपी लगातार ये कहती है कि सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी ने वहां पर सहा है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, और यही कारण है कि तकरीबन 135 से 136 का जो आंकड़ा बताया जाता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्या हुई है, कानून व्यवस्था वहां पर तार-तार हुई है, और ऐसे में एक विकल्प, बेहतर विकल्प, और वो कह रही है कि जिस तरह से एक रुझान दिख रहा है लोगों का कि बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं वहां पर। देखिए, जहां तक आपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं की बात की है,
तो भारतीय जनता पार्टी को इससे लेना देना नहीं है कि कौन मर रहा है। चाहे राम मंदिर के आंदोलन में लोग मरे हों सैकड़ों, उसमें भी कोई लेना देना नहीं रहा आडवाणी जी को, ना भारतीय जनता पार्टी। आज उनके परिवार को झांक के देखो किस स्थिति में है। ऐसे ही चाहे मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन हुए हो, चाहे आपने महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं को आगे करके किया हो, और इनका तो उद्देश्य है जब तक ये कार्यकर्ता लोग शहीद नहीं होंगे तब तक इनको सिंपैथी नहीं मिलेगी। और वही इन्होंने किया है जाके पश्चिम बंगाल में। जितना वहाँ आग उगली है, जितना वहाँ ये दंगे फसाद करने की कोशिश की, उसी का फायदा बीजेपी को मिलता है। और उनके यहाँ बड़ा इस मामले में कठोर है कि कुछ भी हो जाए हमें तो सत्ता चाहिए, और उसकी ओर अग्रसर रहते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है बंगाल की वो जनता है जिसने हिंदुस्तान की आजादी में अग्रणी भूमिका निभाई है। हमें इसके गर्व के साथ कहना पड़ता है। और जहाँ तक ममता बनर्जी की बात करें तो बहुत ही बड़े कलेजे वाली नेता है, और मैं उनको। चलिए राकेश जी, दोबारा आता हूँ कांग्रेस से ही जुड़ा सवाल लेकर लोया जी के पास में आता हूँ। लोया जी, क्या कहेंगे? राकेश जी जिस तरह से सवाल, राकेश जी के पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और जो कुछ कह रहे हैं बीजेपी को लेकर। कि मैं आपको दो बात जी, पहली बात तो ये है कि आदरणीय राकेश जी ने दूसरी बातें एक साथ कही। एक तो ये कहा कि हम दूसरी पार्टियों के लोग लेकर आ रहे हैं जिनके कारण से हम चुनाव जीतना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि हम सांप्रदायिक राजनीतिक दल हैं और हम लोगों में विभाजन करके चुनाव जीतना चाहते हैं, और अंत में ये कहते हैं कि ईवीएम से सेटिंग है। अरे भैया, आप तय कर लो कि एक कुछ भी आरोप आप जो लगाना है हम पे लगा लो, एक लगाओ, मगर आप तो हर तरह का आरोप लगा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, मैंने आपसे शुरू में जिस बात का जिक्र किया था कि आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस उस व्यक्ति के साथ गठबंधन के में चुनाव में है जो व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से अपने भाषण में कहा कि 50 करोड़ हिंदू अगर मर जाएं ये कोविड से तो ये देश अच्छा हो जाएगा। आप कल्पना करिए, आप उसके साथ सीटें शेयर करके चुनाव लड़ रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी जो पीर ज्यादा है फुरफुरा शरीफ में, आप हमें सांप्रदायिक कहते हैं। सांप्रदायिक है कौन? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने वाले लोग गैर सांप्रदायिक हैं। फुरफुरा शरीफ के दरगाह के लोग साथ गठबंधन करने वाले लोग गैर सांप्रदायिक हैं, और हम सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात करने वाले सांप्रदायिक हैं। एक बात। दूसरी बात, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वहां आप हमसे क्या कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि आपकी क्या संभावनाएं हैं। आपने प्रश्न ये किया था उनसे जिस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है कि आप सोचिए। चलिए लोया जी, वक्त की कमी है, मैं राकेश जी के एक छोटा सा सवाल लूंगा, फिर मैं सूर्यकांत जी के पास में आऊंगा। राकेश जी, जो मेरा सवाल आपसे है, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, आपने जिस तरह से बीजेपी को लेकर कहा, लेकिन जो टीएमसी से टूट कर आ रहे हैं, जो नेता लंबे समय उन्होंने वक्त बिताया है टीएमसी के साथ, लेकिन वो ज्वाइन तो बीजेपी कर रहे हैं, कांग्रेस में क्यों नहीं आ रहे? चाहे हम दिनेश त्रिवेदी की बात कर लें या फिर हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें, या हाल ही के दिनों में जो तमाम सारे जो नेता हैं टीएमसी के लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में एक भी आता हुआ नहीं दिख रहा। नहीं, ये आप पहले ये समझिए, जो भी नेता हैं ये सब आगे बढ़े हुए नेता हैं, और इन्हें मालूम है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के छाते के नीचे इन्हें जाना अभी सहूलियत दिख रही है। दूसरा, इनको दबाव भी दिख रहा है। भाई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने ये बात कही है कि फलां को दे दिया, मुसलमान को दे दिया, और सांप्रदायिक हैं, तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये महबूबा मुफ्ती कौन थी जो सरेआम आतंकवादियों का समर्थन करती है, और किस गैरत से, किस मुंह से आपने इसको साथ सत्ता संभाली थी वहां पे? आपको ये कहने का अधिकार नहीं है श्रीमान जी। आप उन आतंकवादियों की हमदर्द है महबूबा मुफ्ती जिसके साथ मिलकर आपने सरकार चलाई। तो भारतीय जनता पार्टी को कहने का अधिकार नहीं है। हम मुसलमानों से, हम अगर वो दूसरे राजनीतिक लोग हैं उनसे अगर कोई गठबंधन करते हैं तो इसमें अपराधी हो जाएंगे, और आप आतंकवादियों की हमदर्द महबूबा मुफ्ती से अगर गठबंधन करके सरकार चलाते हो तो आप बड़े पाक साफ हो। आपको अपने गिरेबान में झांक कर चलिए चाहिए। सूर्यकांत जी के पास आता हूँ, वक्त चूंकि कम है। सूर्यकांत जी, क्या कहेंगे, जो तमाम टीएमसी के नेता टूट कर आ रहे हैं, कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? अभी दो दादाओं की भी चर्चा हो रही है। देखिए सक्सेना जी, वहां पर टीएमसी को सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला, उसे दो मोर्चों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है जी। इस लड़ाई में उसे भाजपा से तो
आमना सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन उसे साथ साथ अपने पुराने सहयोगियों, पुराने साथियों, पुराने विश्वसनीय लोगों के साथ भी कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। इसकी वजह है कि उनको दो जगह मुसीबत का सामना एक साथ करना पड़ रहा है। जो उनके सहयोगी उन्हें छोड़कर भाजपा के साथ खड़े हुए हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि दीदी की ताकत क्या है, दीदी की कमजोरी क्या है और किस तरह से दीदी को अधिकाधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो दीदी को दो तरफा मुकाबला करना पड़ रहा है। रही बात आज जो भाजपा ने टोटल 57 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें 56 भाजपा के हैं और एक उनके सहयोगी दल के लिए सीट छोड़ी गई है। यह दोनों ही पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें फिल्मी सितारे भी हैं, क्रिकेटर भी हैं और जाने माने लोग हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब मोदी जी की वहां पर सभा होने वाली है, उस मोदी जी की सभा के लिए भाजपा के रणनीतिकारों ने इस तरह की रणनीति बनाई है कि मुझे लगता है कि टीएमसी को एक साथ बहुत सारे झटके लगने वाले हैं, जिसमें करीब उनके 1 दर्जन विधायक, 2 या 3 सांसद और उसके साथ जुड़े रहने वाले बड़े चेहरे वो एक साथ मुझे लगता है कि भाजपा को ज्वाइन करेंगे। और बिल्कुल मुझे लगता है काफी अहम बात सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि इस तरह जो टीएमसी से टूट कर बीजेपी में आ रहे हैं, 2 तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। एक तो स्वयं वो जिस तरह से आए हैं और फिर दीदी की जो कमजोरियां हैं और दीदी की जो एक स्ट्रेटजी होती थी उसको लेकर कहीं ना कहीं संगठन के साथ बीजेपी एक जो रणनीति लगातार बन रही है, जो रणनीतिकार इस चुनाव में लगातार लगे हुए हैं। और काफी अहम बात सूर्यकांत जी ने कही है और निश्चित तौर पर जो मुकाबला पश्चिम बंगाल को लेकर है कड़ा और दिलचस्प, क्योंकि बीजेपी काफी ताकत के साथ मैदान में है। हालांकि कांग्रेस ने जिस तरह से गठबंधन किया वो भी चर्चा में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो मुकाबला रोचक और दिलचस्प। अभी पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पर उनकी रैली है, वहां पर उनकी सभा है और उसके बाद भी तमाम तरह के समीकरण भी देखने को मिलेंगे। हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब आपका और सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करेंगे। तो कुल मिलाकर दीदी और दादा वाली जो सियासत है वो अब देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों दादाओं की चर्चा है और जो मुकाबला है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का काफी दिलचस्प और कड़ा। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।